हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन्स ऑल मेंबर्स दैट मीट अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस और स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। मतलब जो भी हम लोगों को पॉपुलेशन जब हम लोग कभी भी सैम्पलिंग में चुनते हैं तो हम लोगों का ये रहता है कि भाई जैसे पूरे कंट्री के जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोगों ने इंडिया को चुना, ठीक है, तो एक सर्टेन स्पेसिफाइड क्राइटेरिया वो फॉलो कर रहे हैं कि भाई वो इंडियंस है। तो इसका एग्जांपल हम लोगों ने लिया है वर्ल्ड में से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अब इंडिया की पॉपुलेशन में से भी हमको सैम्पल सेलेक्ट करना है। नाउ द एलिमेंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज़ पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली। तो हम लोगों ने इंडिया की पॉपुलेशन में से पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली को चूज़ किया। तो क्या हुआ, ये जो पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली है वो सैम्पल हुआ। नाउ सैम्पल इज़ अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन दैट कैन बी कॉल्ड यूनिवर्स, रेफरेंस और पेरेंट पॉपुलेशन। Now, sample can be random and non-random. In random sample, each individual have equal chance of being selected, and in non-random samples, they are not true representative. But these are the random sample; they are the representative of the source of the population. In non-random sample, they may be biased regarding age, severity of condition, or socio-economic status. In random sample, the bias is less or it is unbiased. Now, sampling frame, it is the term very important in Viva point of view. So it can be defined as the listing of members of the population from which sample to be drawn. ये वो पॉपुलेशन रहती हैं जो हम लिस्ट करते हैं, जिनमें से हम पॉपुलेशन जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल को लेते हैं, और इसमें सैम्पलिंग यूनिट्स रहती हैं, ठीक है, विच आर इंडिविजुअल एंटाइटल्स होते हैं। सैम्पलिंग यूनिट्स इंडिविजुअल एंटाइटल्स होती हैं जो कि फोकस ऑफ द स्टडी करती है। अब सबसे पहले हमने पॉपुलेशन ली है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उसमें से हमने जो हमारा सैंपल सेलेक्ट किया है, मतलब रेफरेंस पॉपुलेशन हमने पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली ले लिया। सपोज़ कीजिए कि ये ब्लैक जो है ये पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने सैम्पलिंग यूनिट्स, जो सैम्पलिंग फ्रेम अब हम लोगों ने इसकी डिफ़ाइन करी है, क्या है, एक टीचर है, एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव ग्रुप हो गया, एक हो गया हमारा लॉयर ग्रुप हो गया, एक डॉक्टर्स ग्रुप हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स को हमने डिवाइड कर दिया। अब इस सैम्पलिंग यूनिट्स में से जो ये हमारी सैम्पलिंग फ्रेम है, इसमें से अब हम लोग एक यूनिट ले लेंगे। तो हम लोगों ने सपोज़ किया टीचर्स का ग्रुप लिया है, तो अब टीचर्स में भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट जॉब वाले टीचर्स, तो इस तरीके से हम लोगों ने उस पॉपुलेशन में से सैंपल को चूज़ किया है ना। सैम्पलिंग को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर अ स्टडी इन सच अ वे that the individuals represents the larger group from which they were selected. ये वही डेफिनेशन के तौर पे अभी हमने समझाया कि भाई हमने पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिया, फिर उसमें से हमने पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली लिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने उस सैम्पलिंग फ्रेम में से हम लोगों ने टीचर्स, लॉयर्स, इन सब ग्रुप के अंदर डिवाइड करने के बाद में हम लोगों ने हमारा टीचर्स का ग्रुप लिया। तो वो जो टीचर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जर ग्रुप को बता रहा है, जिसमें से हम लोगों को सैंपल सेलेक्ट करना है। अब उस टीचर्स में से भी हम लोगों को प्राइवेट टीचर्स लेने हैं या गवर्नमेंट जॉब वाले टीचर्स लेने हैं। तो इस तरीके से हम लोग सैम्पलिंग को डिफाइन कर रहे हैं। नाउ टारगेट पॉपुलेशन है हमारा इंडिया की पॉपुलेशन, फिर हमने स्टडी पॉपुलेशन में पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली लिया है, फिर हम लोगों ने सैम्पलिंग फ्रेम के अंदर हमने लिस्ट किए जो हमारे इंडिविजुअल यूनिट्स में, जैसे टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इस तरीके, और फिर हमने उनमें से सैंपल को सेलेक्ट किया है। तो ये एक बायोस्टैटिस्टिकल प्रोसीजर रहता है जिससे हम हमारी रिसर्च को इजी कर पाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। नाउ डिपेंडिंग ऑन द टाइप, नेचर ऑफ द पॉपुलेशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी,
जो सैम्पलिंग रहती हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती है एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग रहती हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर हैंड आते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये पूरा टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में इसका क्वेश्चन आता है। वाइवा में कई डिफरेंसेस पूछे जाते हैं कि भी प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, प्रोबेबिलिटी के अंडर हैंड कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स आती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आते हैं। हालांकि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी के कंपैरिजन में ज़्यादा बेस्ट रहती है, क्योंकि इसमें बायस कम रहता है कंपेयर टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब एक एक हम इसको सीखते हैं कि क्या है इसमें। नाउ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड इन विच each individual unit in the population has known probability of being selected, मतलब इक्वल चांस है कि हम उनको सेलेक्ट करने का। ठीक है, और ये अनबायस्ड या फिर नॉन प्रेफरेंशियल सैम्पलिंग भी कहा जाता है इसको, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो अभी हम लोगों ने बताया 6 स्टेजेस, जो 6 सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हम लोगों ने बताई है वो ये सारी हैं। तो हम इंडिविजुअली इनको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, ये कब एप्लीकेबल रहता है? जब पॉपुलेशन हमारी स्मॉल है, होमोजीनस है एंड रीडीली अवेलेबल है। ठीक है, इजी अवेलेबल अगर है तो हम लोग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते हैं। इसमें क्या रहता है, एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हम किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी को लेना है, हम किसी को भी ले सकते हैं। तो हर जैसे क्लास के अंदर जब हम लोग बैठे हैं तो सभी को एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं है एक बच्चा एग्ज़ाम देगा या हर 10वां बच्चा एग्ज़ाम देगा, ऐसा नहीं है। सबको एग्ज़ाम देना है और एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांस। मतलब वो एग्ज़ाम देने के बाद कोई भी उस क्लास को टॉप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स ही टॉप करेंगी या बॉयज़ ग्रुप में ही टॉप करेंगे, कोई भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को। तो ये 2 तरीके के रहते हैं, लॉटरी मेथड एंड टेबल ऑफ रैंडम नंबर मेथड। अब जो लॉटरी मेथड है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेथड है। ठीक है, पॉपुलेशन यूनिट्स को हम नंबर्ड कर लेते हैं सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर पे, फिर उन स्लिप्स को हम शफल कर लेते हैं एंड फिर हम उसका ब्लाइंड फोल्ड सेलेक्शन करते हैं उन स्लिप्स को, और फिर अपनी डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये वही है जो हम पहले चिट्स को लेकर और बचपन में खेला करते थे या कई बार ऐसे, तो वो लॉटरी मेथड वैसे हम इसको याद कर सकते हैं। नाउ टेबल ऑफ रैंडम नंबर मेथड, इसमें क्या किया हमने, रैंडम अरेंजमेंट कर दिया 0 to 8 तक, रोज़ में एंड कॉलम्स में। ठीक है, और सिलेक्शन हम या तो हम हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं या हम वर्टिकल कर रहे हैं। तो ये रैंडमनेस को एश्योर कर रहा है और हमारे बायस को कम कर रहा है। हमने पढ़ा था कि ये अनबायस्ड रहती है। ठीक है, ये सारी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स, हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, अब वो जो पॉपुलेशन थी सिंपल रैंडम हमारी स्मॉल, होमोजीनस और रीडीली अवेलेबल पे थी। यहाँ क्या हो रहा है, अब हमारी पॉपुलेशन जो है वो लार्ज है, नॉन होमोजीनस है और स्कैटर्ड है। ठीक है, तो वहाँ हम कैसे सैम्पलिंग करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल पॉपुलेशन देखेंगे और फिर हमें कितना डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़ चाहिए उन दोनों को हम डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा नंबर आएगा वो एवरी केथ नंबर या एवरी nth नंबर हम उसको लेंगे। इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक क्लिनिक के अंदर 200 पेशेंट्स हैं। ठीक है, और हमें सैम्पल साइज़ चाहिए 20। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, टोटल पॉपुलेशन जो कि हमारी 200 है और हमारी डिज़ायर्ड सैम्पल साइज़ कितनी चाहिए हमको, 20। मतलब 20 पे ही हम लोगों पे ही हमको हमारी रिसर्च करनी है। तो हमें जो नंबर मिला है, जो केथ नंबर हमको मिला है वो है हमारा 10। ठीक है, अब हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर हमने कोई सा भी सेलेक्ट कर लिया। सपोज कीजिए हमने 4 सेलेक्ट किया, 3 भी कर सकते हैं, 5, कोई सा भी नंबर, हमने 4 को सेलेक्ट किया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट यूनिट नंबर जो आएगा वो 4 में हम 10 प्लस कर देंगे तो हमारा 14। इसी 14 में हम लोगों ने 10 प्लस किया तो 24। मतलब हम 4 के बाद हमारा 14th नंबर वाला
जो बंदा रहेगा उसको लेंगे, फिर हम 24 नंबर वाला लेंगे, इसी 24 में हमने 10 ऐड करा तो 34। इस तरीके से हम लोग 20 नंबर्स तक, जब तक हम लोगों को 20 हमारी सैम्पल साइज़ नहीं हो जाती है, हम अपने सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं भी आता है तो आप इसको एक दो बार सुनेंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग के अंदर। तो इस चीज़ को हमको इस एग्जाम्पल से याद रखना है। नाउ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, अब हम इसके नाम से ही याद रखेंगे, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा, ठीक है, स्ट्रैटा यानी ग्रुप हो गया। अब क्या हुआ, ये भी वही है, जब हमारी पॉपुलेशन लार्ज है और हमारी पॉपुलेशन होमोजीनस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को अलग अलग स्ट्रैटा में डिवाइड कर लेंगे। सपोज कीजिए हम किसी स्कूल के अंदर गए, ठीक है, उस स्कूल के अंदर हम लोगों ने क्या किया, अब हमको उसमें करना है, तो हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया उसको, हमने टीचर्स और स्टूडेंट्स ग्रुप को अलग अलग कर लिया। अब हम लोगों ने क्या किया, क्लास वाइज उस स्कूल के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया। क्लास के अंदर भी हम लोगों ने स्टूडेंट्स को डिवाइड किया, मेल एंड फीमेल, गर्ल एंड बॉयज़ के अंदर, और फिर हम लोगों ने ईच ग्रुप को हम लोगों ने देख लिया और होमोजीनस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसको हमने डिवाइड किया। तो इसको आप याद कर सकते हैं, स्कूल के एग्जाम्पल से भी याद किया। और फिर जो वो हम लोगों का जो होमोजीनस जो हमारा जो ग्रुप मिला है हम लोगों को, उसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करके हम उस स्ट्रैटा के अंदर से हमारा सैंपल सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये कब सैम्पलिंग हम करेंगे, जब हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनस है, होमोजीनस नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको स्ट्रैटा में डिवाइड करके और हमारी पॉपुलेशन को होमोजीनस में कन्वर्ट करके, तो उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिल जाएंगे और फिर हम उसमें सिंपल रैंडम कर लेंगे। तो इसका एक और एग्जांपल हम याद कर सकते हैं, DMFT, ठीक है। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से हम लोग DMFT को चूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिफरेंट एज ग्रुप्स जो हैं वो स्ट्रैटा के फॉर्म में हमने ले लिए। जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया कि भाई 0 to 6, फिर 6 to 12, 12 to हम लोगों ने ले लिया 24। इस तरीके से हम लोग 6 के हिसाब से बढ़ा सकते हैं या 12 के हिसाब से हम लोग बढ़ा सकते हैं, और हम लोग प्रेवलेंस ऑफ DMFT को हम देख सकते हैं। तो ये मेथड जो है ना, जो हमारा जो सैम्पलिंग टेक्निक जो है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या बताता है हमें, कैरेक्टरिस्टिक्स, कि एक तो ये रिप्रेजेंटेटिवनेस को बताता है, प्लस ये एक्यूरेसी को बताता है, और ये क्या करता है, हमें वाइडर ज्योग्राफिकल एरिया को कवर करने में मदद करता है। अब देखिए हमने पूरा, ऐसे हम सैम्पलिंग अगर स्कूल में करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, पूरे स्कूल के अंदर हम लोगों ने उसको स्ट्रैटा में डिवाइड करके और फिर हमने उसके अंदर जो सैम्पलिंग टेक्निक करी, तो हम लोगों ने ईजीली उसको कर लिया, तो हमें वो थोड़ा सा एक्यूरेट मिला और रिप्रेजेंटेटिव मिला, ठीक है। आई होप आपको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग समझ में आया होगा। नाउ कमिंग टू द क्लस्टर सैम्पलिंग, ये सारा हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंडर हैंड पढ़ रहे हैं। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, अब हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं पॉपुलेशन की, और फिर हम सर्वे कर रहे हैं एंटायर पॉपुलेशन को, ठीक है। तो क्लस्टर सैम्पलिंग में हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप कर दिए उसके, जैसे कि हम लोगों ने कई बार नेचुरल ग्रुप्स के तौर पे हम लोगों को कई लोग मिल जाते हैं, जैसे कि भाई नेचुरल ग्रुप्स में हम लोगों ने देख लिया कि ऑर्फनेजेस हो गए हैं, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, स्कूल्स हो गए हैं और ओल्ड एज होम हो गए हैं कई बार। तो और कई बार क्लस्टर्स के तौर पे हमने, जैसे हमने विलेजेस में डिवाइड कर दिया, फिर वहाँ पे हमने स्कूल वार्ड्स में, फिर ब्लॉक्स में, ऐसे भी करके हम क्लस्टर्स के अंदर इनको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा मल्टी फेज सैम्पलिंग, ठीक है। मल्टी फेज, अब इसके नाम से ही हमको आइडिया लग रहा है कि भाई इसमें अलग अलग फेजेस हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम टीबी जो उसका सर्वे करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। पहले हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम द होल सैंपल, एक ही साथ सारा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फेजेस में कर रहे हैं। तो पहले हमने पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन दी, बाद में हमने पार्ट लिया उस सब सैंपल से, ठीक है। तो इसको और इजी वे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई फर्स्ट फेज में हमने क्या किया, मॉन्टुक्स टेस्ट किया हमने, जो टीबी के लिए किया जाता है, ऑल केसेस ऑफ सैंपल, जो भी हमारे पास सैंपल हैं उनमें हमने पहले मॉन्टुक्स टेस्ट देख लिया। अब क्या हुआ, जो भी हमें मॉन्टुक्स टेस्ट में पॉजिटिव केसेस मिले उनका हमने चेस्ट एक्सरे किया,
ठीक है। अब जो चेस्ट एक्सरे के दौरान हमें पॉजिटिव पेशेंट मिले तो फिर हमने उनका स्प्यूटम एग्जामिनेशन किया। तो देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन बिल्कुल क्लियर हो रही है कि पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले हमने होल सैंपल से कलेक्ट की, फिर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमने सब सैंपल से सेलेक्ट की। ठीक है, तो हमारी ये तीनों फेजेस से हमारी ये लाइन बिल्कुल इजीली डिस्क्राइब हो रही है ना। सर्वे बाय सच प्रोसीजर, ऐसा करने से क्या होगा, लेस कॉस्टली रहेगा, लेस लेबोरियस रहेगा और पर्पसफुल रहेगा। अब देखिए अगर हम सारी पॉपुलेशन में मॉन्टुक्स टेस्ट कर लेंगे, सारे को चेस्ट एक्सरे कर लेंगे और सभी का स्प्यूटम एग्जामिनेशन कर लेंगे जो कि पॉजिटिव केसेस नहीं हैं, तो क्या होगा, एक तो हमें कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो जाएगी, हमारे लिए थोड़ा फटीक ज़्यादा रहेगा और हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो इसलिए ये जो मल्टी फेज सैम्पलिंग है ये इस टाइप के सर्वे में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। देन कमिंग टू द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, अब इसमें क्या होता है, लार्ज जो हमारा सर्वे कंट्री सर्वे रहता है उनके अंदर हम ये मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, सैम्पल प्रोसीजर्स जो रहते हैं ना वो सेवरल स्टेजेस पे रहता है ना, अलग अलग स्टेजेस पे होते हैं और उन पे हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने पूरा कंट्री वाइड सर्वे करा पहली स्टेज में, मतलब हर स्टेट कंट्री के अंदर, हर स्टेट के अंदर हमने पहले सर्वे कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट क्या किया, डिस्ट्रिक्ट वाइड सर्वे किया सेकेंड स्टेज में। पहले स्टेट वाइड कर लिया हमने, फिर डिस्ट्रिक्ट वाइड किया, उसी के बाद हमने विलेज वाइड सर्वे करा। जैसे कि हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई जो एजुकेशन है या लिटरेसी को पता लगाने के लिए, तो पहले हमने स्टेट वाइड कि भाई कौन सी स्टेट है, फिर हमने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देखा, ठीक है, लिटरेसी रेट कहाँ पे, फिर हमने विलेज वाइज देखा। तो इस तरीके से जो हमारी सैम्पलिंग है वो मल्टी स्टेज सैम्पलिंग रहती है, जो लार्ज कंट्री सर्वेज में हम लोग करते हैं ना। वो सारी जो 6 स्टेजेस थी हमारी वो थी हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जो कि प्रोबेबिलिटी शो करती है इक्वल चांस एवरी लाइक ईच इंडिविजुअल इज बीइंग सेलेक्टेड हैव इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक है, अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है, इसमें क्या होता है, दे आर नॉट ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, ये इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहते हैं, लेस डिज़ायरेबल रहते हैं कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी तो बेस्ट रहती हैं लेकिन ये इतने नहीं रहते हैं। कई बार हम लोगों को कब इनको हम रिसर्चर कब यूज़ करता है, जब रैंडम सैंपल हम नहीं ले पाते हैं और यह कई बार बहुत एक्सपेंसिव होता है, और कई बार क्या होता है कि भाई ये लार्जर पॉपुलेशन पे हम जनरलाइज नहीं कर पाते हैं, उस जगह पे हमको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज़ करना पड़ता है। तो ये है कोटा सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड जजमेंट सैम्पलिंग। तो ये 4 तरीके की जो सैम्पलिंग आती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी के अंडर एंड आती हैं। नाउ कोटा सैम्पलिंग, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि भाई जनरल कंपोजिशन ऑफ सैंपल इज डिसाइडेड इन एडवांस, पहले से ही हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, कि भाई हमको पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन लेना है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि भाई एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, मेरे को बिहेवियर चेक करना है डिफरेंट स्टेट्स के मेंबर्स का। ठीक है, तो वी कुड सेट कोटा ऑफ 3%। ठीक है भाई, 3% कोटा है हर स्टेट के अंदर, तो हम उनको बिहेवियर हम उनका चेक कर लेंगे। बट सैंपल जो होता है नो लॉन्गर भी रिप्रेजेंटेटिव, ये रिप्रेजेंट नहीं करता है एक्चुअल प्रोपोर्शंस इन द पॉपुलेशन, कि भाई पॉपुलेशन के अंदर कि भाई ये 3% कोटा हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, पर कौन है वो 3%, वो एक्चुअली हमको वो नहीं बताता है, तो इसलिए ये ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये हमने पढ़ा था। नाउ पर्पसिव सैम्पलिंग, ये क्या होता है, फॉर एन स्पेसिफिक पर्पस और स्पेसिफिक नीड के लिए किया जाता है पर्पसिव सैम्पलिंग, इसके नाम से ही हम इसको याद रख सकते हैं। रिसर्चर हैव स्पेसिफिक ग्रुप इन माइंड, रिसर्चर को पता है कि भाई मुझे हाई लेवल बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पे ही रिसर्च करनी है, कि भाई उनका काम करने का तरीका क्या है, क्यों वो लोग सक्सेसफुल हैं, या क्या उन्होंने ऐसा अपने बिजनेस में किया है जो हम लोग एक सोच बना सकते हैं आम लोगों की। तो ये एक पर्पसिव सैम्पलिंग हुआ। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्पसिव सैम्पलिंग के अंडर एंड स्नोबॉल सैंपल, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेन रैफर्ड सैंपल। ये वर्ड हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है।
तो क्या है ये स्नोबॉल सैंपल? अ सबसेट ऑफ पर्पसिव सैंपल, इसी पर्पसिव सैंपल का ही सबसेट है, ठीक है। रिसर्चर पिक्स अप द सैंपल अलोंग द वे, मतलब उसके रास्ते में जो भी आता जाता है वो उसको अपनी रिसर्च में शामिल कर लेता है, ठीक है। या फिर एनालॉगस टू स्नोबॉल अकोमुलेटिंग द स्नो, जैसे स्नोबॉल कैसे स्नो अपने आप में एक्यूमुलेट करता जाता है, उसी तरीके से ये सैंपल भी रिसर्चर के साथ में मर्ज होते चले जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम स्नोबॉल एक्यूमुलेटिंग विद द स्नो या स्नोबॉल सैंपल या चेन रेफर्ड सैंपल बोला गया। अब ये कहाँ पे यूज़ होती है? द पॉपुलेशन दैट इज़ हार्ड टू ट्रैक, जैसे कि भाई कोई ड्रग अब्यूज़र्स हैं या होमलेस पीपल हैं, ठीक है, उनको हम इजी लोकेट कर पाते हैं। या फिर चेन रेफर्ड क्यों बोला? हम इन्हीं ड्रग यूज़र्स से पूछते हैं कि और कौन ड्रग्स ले रहा है या और कौन है जिनके घर नहीं है। तो ये स्नोबॉल सैंपल एंड चेन रेफर्ड सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होना चाहिए। तो ये पर्पसिव सैम्पलिंग के अंडर हैंड आता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी के अंडर हैंड ही पढ़ रहे हैं हम। कन्वीनियंस सैंपल इज़ अ मैटर ऑफ टेकिंग व्हाट यू कैन गेट, ठीक है। जो हमें मिल रहा है वही हमें लेना है, ठीक है। हम कन्वीनियंटली वो चीज़ ले रहे हैं, हमें कोई और एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसे करना है वैसे, जो कन्वीनियंटली हमको मिल रहा है वो हम ले रहे हैं। तो नॉन रैंडमली ओब्टेन वॉलंटियर्स, ठीक है। हमारे पास अब हमें कोई लोग चाहिए, किसी सपोज़ कीजिए कोरोना वॉरियर्स के तौर पे हम लोगों को, तो हमें जो आया है हमने उन्हीं को ले लिया है, ठीक है। उन्हीं लोगों को लेके और हम लोगों ने सैंपल या अपने वर्क के लिए यूज़ उनको ले लिया है। तो नॉन रैंडमली जो ऑब्टेन वॉलंटियर्स रहते हैं वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंडर आते हैं। नाउ जजमेंट सैम्पलिंग, इन दिस method the sample selection depends exclusively on the judgment of the investigator, कि भाई अब हम लोग कई बार जो ट्रायल करते हैं, ड्रग ट्रायल्स रहते हैं, कि भाई ये हमारा जजमेंट रहेगा कि भाई ये ट्रायल जो है सक्सेसफुल किस पॉपुलेशन पे रहेगा। तो ये प्योरली हम लोगों पे डिपेंड करता है कि ये हमें लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ये ड्रग ट्रायल करना है या हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे, किन पे ये एक्सक्लूसिवली वर्क करेगा, तो वो रहता है जजमेंट सैम्पलिंग। तो ये सारे थे हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो 6 हैं और जो नॉन प्रोबेबिलिटी हैं वो 4 हैं। हमें इनके नाम पता होने चाहिए और इनके डिफरेंसेस हमको पता होने चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है AIPG 2015 में पूछा गया है, इन स्टैटिस्टिक्स सैंपल रिप्रेजेंट्स, सैंपल क्या होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ सैंपल्स होता है या सबसेट ऑफ सैंपल्स होता है या रिप्रेजेंट ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्लूड्स द टोटल पॉपुलेशन। तो हमने पढ़ा था एक रिप्रेजेंटिवनेस को ये बताता है। तो सैंपल क्या है? रिप्रेजेंट करता है हर मेंबर को पॉपुलेशन के अंदर। और सैम्पलिंग यूनिट भी वही चीज़ है जो कि नीट 2013 में पूछा गया था। अब इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है, टू स्टडी लार्ज पॉपुलेशन द बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स एम्प्लॉयड इज कॉल्ड। अगर हमें लार्ज पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो हम सैम्पलिंग के थ्रू उसको स्टडी करते हैं। आई होप मैंने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।